नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं गैर संवैधानिक निकायों के बारे में और इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। क्या करता है, क्यों बनाया गया इस कमीशन को और इसके में कौन कौन संरचना होती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, क्या अधिकार इसको दिए गए हैं। दोस्तों, काफी कुछ जानेंगे इस वीडियो में और ये टॉपिक आपके लिए दोहरा फिर से बेनिफिट आपको साबित होगा, क्योंकि एक तो ये पॉलिटी में भी जुड़ा हुआ है और आपके अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो 4th पेपर नंबर होता है इथिक्स का, उसमें भी ये भ्रष्टाचार टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन चंद लाइनें हैं और आपकी तैयारी को ये काफी मोटिवेट करेगी कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप इसी इंतजार में बैठे हैं कि हमें मौका मिल जाएगा, हम दे लेंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और आपको पता है कि दोस्तों, तैयारी करने वाले इतने हो गए हैं आज की तारीख में, कंपटीशन इतना है कि कोशिश ही इतनी कर रहे हैं कि आपके पास शायद ही कुछ बचे। तो दोस्तों, इसलिए आप इंतजार मत कीजिए, अपनी कोशिश में लगे रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और उसको और बेहतरीन करते जाइए। तो दोस्तों, इसी बेहतरीन थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीवीसी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जब सीवीसी की बात आती है तो यहाँ पर आपको भ्रष्टाचार के बारे में जानना आवश्यक होता है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। वैसे अधिकतर तो आप जानते होंगे, भ्रष्टाचार नाम भी सुना होगा कि भ्रष्टाचार क्या है। मैं वन लाइन में बताऊं तो भ्रष्टाचार वह है जिसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा जो है किसी आय से अधिक जो है अपनी संपत्ति रखना। यानी कि अगर आप एक फिक्स इनकम जो है आपको कहीं जॉब से प्रोवाइड हो रही है, उसके अलावा अगर किसी अन्य स्रोत से जो या तो गलत स्रोत है जिसका आप वर्णन जो इनकम टैक्स में नहीं दे सकते हैं, या उसे किसी अदर वे से कमाते हैं जिसका कोई आप ब्यौरा नहीं दे सकते, तो वो इनकम क्या कहलाती है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर वन लाइन में। और अगर हम भ्रष्टाचार के टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम 4th पेपर में टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ हम जो है इस भ्रष्टाचार टॉपिक को काफी विस्तृत रूप में देखेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित क्या व्यवस्था दी गई है, काफी कुछ जानने को मिलेगा वहां पर भी आपको। फिलहाल आप भ्रष्टाचार के बारे में नॉर्मल जानकारी रखिए। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि सतर्कता आयोग क्या है। तो सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964, ये सन याद रख लीजिए दोस्तों कि 11 फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का नाम आया, तो भ्रष्टाचार के बारे में भी मैंने यहाँ पर चर्चा की है। तो जब दोस्तों हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम था, तो उस समय जो ब्रिटिशों की एक तरीका था, जो उनके कर्मचारी थे उनमें ये भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्हीं के बाद जब वो चले गए, तब ये जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो हमारे भारत में ही रह गई। और धीरे धीरे जब देखा गया कि बाद में भारत के आजाद होने के बाद भी भ्रष्टाचार के मामले काफी आने लगे, तो वहां पर यह मुद्दा उठने लगा कि एक भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, उस पर जांच करने के लिए या उस पर कोई कार्यवाही करने के लिए एक केंद्रीय संस्था होनी चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचार निवारण कमेटी की स्थापना की गई। तो दोस्तों, जो भ्रष्टाचार निवारण कमेटी बनी थी वो बनी थी के संथानम की अध्यक्षता में। ये बनी थी 1962 में। ये याद रखिए कि 1962 में के संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था भ्रष्टाचार निवारण कमेटी। अब इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी 1964 में और इसी की सिफारिश के आधार पर एक केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गठन किया गया। कब किया गया, ये तारीख याद रखिए दोस्तों, 11 फरवरी 1964 को। और यहां से आप देखेंगे कि फिर इसको काफी मजबूती देने के लिए प्रयास किए गए। जैसे कि जब सीवीसी बन गया तो इसको किसी प्रकार से कोई मतलब अधिनियम के तहत नहीं बनाया गया था। दोस्तों, 1964 में एक केंद्र सरकार द्वारा संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से इस आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये सिर्फ एक संकल्प द्वारा बनाया गया निकाय था, परंतु संसद द्वारा यानी कि जो हमारी विधायिका है उसके द्वारा 2003 में एक विधेयक लाया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, और इसको पास किया गया संसद से। तो जब संसद से पास हो गया तो दोस्तों ये एक्ट के माध्यम से अब इस आयोग को मजबूती प्रदान कर दी गई और यह निकाय क्या हो गया, एक
सांविधिक निकाय का जो दर्जा इसको मिल गया, यानी कि कानूनी निकाय ये बन गया। और काफी कुछ इसको, जब ये कानूनी निकाय बन गया तो इसको जो है काफी अधिकार प्रदत्त हो गए। तो ठीक है दोस्तों, ये 2003 में इनको पावर दी गई केंद्रीय सतर्कता आयोग को। अब फिर दोस्तों अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधी लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे दोस्तों पहले यहाँ समझिए कि इसका मतलब क्या है कि जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा, ये क्या है चीज दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भ्रष्टाचार होता है वो किसी भी विभाग में हो सकता है। जो सरकारी विभाग होते हैं केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो वहां पर क्या है कि जो भ्रष्टाचार होता है विभाग में, तो उसी विभाग में कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जो है अपनी आवाज उठाते हैं, यानी कि वो उस भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं। यानी कि उसी विभाग में रहने वाले कुछ ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, मुखबिर यानी कि विसल ब्लोअर। तो दोस्तों जो विसल ब्लोअर एक्ट है ये बाद में लाया गया था 2011 में, परंतु एक ये इस नाम से बनाया गया था संकल्प की जनहित प्रकटीकरण, यानी कि जो पब्लिकली जो है प्रकट करने के लिए जो मुखबिर है यानी कि विसल ब्लोअर, इसकी जो सुरक्षा है यानी कि सिक्योरिटी। अब जो दोस्तों जब विभाग में रहने वाला कोई ईमानदार व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार का मतलब खुलासा करेगा तो जो उसके अधिकारी रहते हैं यानी ऊपर के अधिकारी, तो वो उसकी वजह से डरते हैं, जिसकी वजह से जो विसल ब्लोअर होगा वो पूरी तरीके से सुरक्षा महसूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब 2004 में जो विसल ब्लोअर है इसको सुरक्षा देने के लिए ये एक इस नाम से जो है संकल्प लाया गया था वापस से केंद्र सरकार द्वारा, जिसका नाम यहाँ पर इतना बड़ा है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा यानी कि विसल ब्लोअर की जो सुरक्षा है इसके नाम से 2004 में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया भारत सरकार के द्वारा। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो संकल्प था इसके द्वारा क्या किया गया, सीवीसी को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने के लिए, यानी कि यहाँ नॉर्मली आप इतना समझिए कि ये जो संकल्प लाया गया विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके माध्यम से सीवीसी को ये अधिकार दिए गए जिससे कि उसमें जो है काफी कुछ जो है अधिकार उसको मिल सके और वो अपनी कार्यवाही को और मजबूती रूप से करके विसल ब्लोअर की भी सुरक्षा कर सके। इसलिए यहाँ पर इस एक जो संकल्प है केंद्र सरकार का 2004 में लाया गया, ये जो नाम है जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा, विसल ब्लोअर की सिक्योरिटी, तो यहाँ पर इसके माध्यम से सीवीसी को ये अधिकार दिए गए कि वो भ्रष्टाचार के किसी भी आरोपों को जो है प्रकट करने का, कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधी जो लिखित शिकायतें होगी उसको प्राप्त करने का तथा उचित कार्यवाही यानी उस पर कुछ एक्शन लेने की सिफारिश करने वाली जो है ये एक नामित एजेंसी के रूप में इसको प्राधिकृत कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर इसको एक अधिकार और मिल गया उस सीवीसी को। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1964 में किस प्रकार से सीवीसी बना, फिर 2003 में उसको कानूनी दर्जा मिला, फिर वहां पर उसको कुछ अधिकार मिले, फिर वापस 2004 में इस संकल्प द्वारा जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा जो था इसके माध्यम से इसको नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सीवीसी आयोग बन गया, अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है यह एक बहुत सदस्यीय संख्या है, यानी कि एक से ज्यादा सदस्य होंगे तो उसको बहुसदस्यीय संख्या संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी तथा सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते और एक अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा। तो दोस्तों अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी वर्तमान में लेटेस्ट ही बने हैं वो आपको पता है या फिर नहीं, तो मैं बता देता हूं कि जो संजय कोठारी हैं वो राष्ट्रपति के सचिव भी रहे हैं और अभी अभी लेटेस्ट लगभग कम ही दिन हुए हैं, 5-6 दिन, तो वो अभी जो है नियुक्त हो चुके हैं सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और ये इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। तो इसके अलावा जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 से अधिक इनकी संख्या नहीं हो सकती, ये इसका स्ट्रक्चर है सीवीसी का। अब दोस्तों देखते हैं कि जब इनको नियुक्त करते हैं अध्यक्ष और सदस्य को, तो इनकी भी एक नियुक्ति कमेटी होती है
यानी कि नियुक्ति समिति जो होती है वो राष्ट्रपति के सिफारिश करती है, और राष्ट्रपति जो सुनता है नियुक्ति कमेटी, उस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य में जैसा अभी तक हम आयोग देख रहे हैं, कमीशन हमने काफी पढ़ लिए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी उसमें जो समिति की अध्यक्षता करेंगे वो प्रधानमंत्री करेंगे, जबकि उसमें जो 2 सदस्य होंगे अन्य वो होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और जो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे वर्तमान में वो समिति के अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार से 3 सदस्यीय कमेटी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति उनको जो है सतर्कता आयुक्त या अन्य से जो सदस्य होगा उसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो सीवीसी या अन्य जो आयुक्त होंगे उनका कार्यकाल कितना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है, यानी कि जो भी इसमें जल्दी पूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर सतर्कता आयुक्त जैसे कि अभी संजय कोठारी जी को बनाया गया है, तो अगर उनकी आयु 65 जैसे ही पूरी हो जाएगी तो वो अपना पद त्याग देंगे, और अगर 65 वर्ष ना होती है तो 4 वर्ष अगर वो कंप्लीट करेंगे अपना पूरा कार्यकाल तब वो अपना पद त्यागेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी इसमें पहले पूर्ण हो जाता है या तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, तो तब उनको जो है अपना पद त्यागना होता है। इनका कार्यकाल इतना होता है 4 वर्ष और 65 वर्ष, यहाँ पर आप याद रखिए। इसके बाद अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि ये जब अपने कार्यकाल पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, वहां पर नियुक्त नहीं हो सकते। ये इनकी बाउंड्री जो है निर्धारित कर दी गई है, लिमिटेशन से। ठीक है दोस्तों, सीवीसी और अन्य आयुक्तों की। अब दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होंगे वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त कर दिया, अब उनको हटाने की परिस्थितियां तो यहां पर आपको सिमिलरली दिखेंगे दोस्तों। जो कारण होंगे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जो कमीशंस के, उनमें जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने के जो सिमिलर कारण होते हैं राष्ट्रपति के, वो ही कारण यहाँ पर सेम है। तो अगर आपको ये याद हो गए होंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो वो कारण क्या है दोस्तों जिनके आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो यदि वे दिवालिया हो गए हों, या फिर किसी अपराध में दोषी हो, यानी कि उनको अपराधी सिद्ध कर दिया गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के लाभ के पद को धारण करता हो, ये भी हम देख चुके हैं। इसके बाद मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में अक्षम हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे तो फिर उनको वो राष्ट्रपति हटा देंगे। इसके अलावा भी दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं वो इन 2 अन्य कारणों पर हटाने के अधिकारी हैं, यानी कि दुराचरण व अक्षमता के आधार पर, यानी कि कोई गलत कृत्य कर दिया है या फिर वो कार्य करने में किसी प्रकार से कोई अक्षम है। तो वहां पर क्या होगी कि अगर इस प्रकार का कोई मामला है तो उसको जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों को पद से हटाने का मामला जब यहाँ पर आता है इन 2 कारणों से लेकर, तो वहां पर राष्ट्रपति जो है वो मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करते हैं। जांच में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट को सही लगता है, यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं कि ये तो दुराचरण या अक्षमता के आधार पर, तो वहां पर राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि ये आरोप सही है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको हटा सकते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सलाह दी है तो वहां पर जरूरी भी नहीं कि वो इसे माने ही सही। राष्ट्रपति जो है वो उनको बाध्यकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर वो सलाह माने। इसके बाद राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीवीसी व अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटा सकते हैं इस बात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो है काफी कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम सेवा शर्तें क्या हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो वेतन भत्ते होंगे एवं जो सेवा शर्तें होंगी वो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसके समान होते हैं। सीवीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आयुक्त हैं, उनके जो अध्यक्ष होंगे उनके लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे, उनके समान वेतन भत्ते होंगे, सेवा शर्तें भी। और अन्य सतर्कता आयुक्त जो होंगे उनके संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी उसके सदस्यों के समान होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझिएगा, हमने देख चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते व सेवाओं जो शर्तें हैं उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं कि आयोग की शक्तियां एवं कार्य क्या है। आखिर ये सीवीसी बना दिया गया है, स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो अब इसका मुख्य जो है पॉइंट कि करता क्या है दोस्तों ये कार्य। जैसा कि मैंने बताया कि भ्रष्टाचार की बात हमने यहाँ पर की है, और भ्रष्टाचार के निवारण संबंधित जो कमेटी बनी थी उसी के बाद यहाँ पर सीवीसी अस्तित्व में आया है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये एक एक्ट बनाया गया था दोस्तों, अधिनियम भ्रष्टाचार से संबंधित, और 1988 में जो बनाया गया था इस अधिनियम के अधीन
अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के अंतर्गत किसी अपराध के अन्वेषण से संबंधित जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी कि जो सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य का अधीक्षण करना। यानी कि दोस्तों यहां पर यह कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो था, इसके अधीन इसको जो शक्तियां दी गई हैं उसके तहत जो सीआरपीसी है, तो यहाँ पर ये जो सीवीसी है इसको अपराध के अन्वेषण यानी कि जांच करने का अधिकार दिया गया है। और वो भी किसका, तो जो सीबीआई है यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना था पहले 1946 में, और 1963 में इसका नाम बदल के कर दिया गया सीबीआई। तो इसके जो कार्य का अधीक्षण करने का कार्य इसको यहाँ पर इस अधिनियम के तहत दिया गया। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसको जो है सीवीसी जो है इसको अन्वेषण यानी कि जांच करने का या कार्य का अधीक्षण करने का जो सीबीआई है उसको पावर दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के जो अंतर्गत अपराधों के अन्वेषण से संबंधित वही जांच के अधीक्षण के लिए सीबीआई को निर्देश देना, यानी कि खोज से संबंधित वो जो है सीबीआई को निर्देश दे सकते हैं। जहां पर भी भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आएगी तो दोस्तों वहां पर सीवीसी कार्य करने के लिए प्राधिकारी है, सर्वोच्च संस्था है अखिल भारतीय स्तर पर। और ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब हम इसको स्पेशली अलग अलग देखें तो जो कार्य होते हैं वे कार्य क्या हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना, यानी कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मुद्दा है तो वहां पर अगर कोई इस प्रकार से जांच करने का ऑर्डर जो केंद्र सरकार भेजती है तो वहां पर सीवीसी कार्य करेगा। इसके अलावा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है 2003, इसमें विनिर्दिष्ट किसी पदाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त किसी शिकायत पर जांच करना। जो पदाधिकारी होंगे दोस्तों, जो अधिकारी होते हैं 2003 में जो विनिर्दिष्ट कर दिए गए हैं, उन पर अगर कुछ संबंधित शिकायत आती है तो वहां पर भी भ्रष्टाचार संबंधित तो वहां पर शिकायत पे संबंधित जांच कर सकता है सीवीसी। अब दोस्तों इसके अलावा जो है केंद्रीय सरकार या इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो आयोग के पास सलाह के लिए भेजे जाएंगे। यानी कि दोस्तों भ्रष्टाचार से संबंधित जब भी कभी जो है कोई मामला आएगा वहां पर सलाह के लिए, तो वो आयोग के पास सलाह के लिए भेजे जाएंगे, तो वहां पर वो केंद्रीय सरकार को सलाह दे सकती है सीवीसी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केंद्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना, इसका कार्य ही है यहाँ पर दोस्तों की सतर्कता, यानी कि भ्रष्टाचार संबंधित जो है निगाह रखना, उस पर जांच करना। तो यहाँ पर जितनी भी सरकारी मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं या केंद्रीय सरकार के जो संगठन होते हैं, वहां पर जो प्रशासन चल रहा है उस पर नजर रखने का इसका कार्य होता है। अब दोस्तों की जो केंद्र सरकार द्वारा संघ के कार्यों से संबंधित, लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम या विनियमन बनाने से पहले आयोग से किए जाने वाले अनिवार्य परामर्श पर केंद्र सरकार को सलाह देना। यानी कि अगर संघ से संबंधित कोई कार्य है या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई नियुक्त पदाधिकारी है या आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, तो उनसे संबंधित जब भी कोई मामला आएगा तो वहां पर अगर कोई नियम विनियम बनाना है जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर ये जो आयोग होगा सीवीसी वो केंद्र सरकार को सलाह देता है, यहाँ पर ये कहा गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके अधिकार क्षेत्र क्या है। इसको पावर दी गई है भ्रष्टाचार का जो है जांच करने की, और ये सर्वोच्च संस्था है जो सेंट्रल लेवल पर कार्य करती है। तो इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, यानी कि इसके अंडर में कौन कौन आ सकते हैं जहां पर ये जांच कर सकता है। तो जो अधिकार है दोस्तों की अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केंद्रीय सरकार के समूह क अधिकारी, यानी ए जो ग्रेड होती हैं, ये समूह जो होता है उसके जो अधिकारी होते हैं। जैसे कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य कौन कौन दोस्तों, जैसे कि कलेक्टर जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं या आईएफएस होते हैं। इस प्रकार से जो अखिल भारतीय सेवाओं से जो चयनित सदस्य यानी अधिकारी होते हैं, एक ग्रेड के अधिकारी, ये इनके अंडर में आते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंक जो होते हैं उसके अगर 5 के स्तर के तथा इससे ऊपर, यानी कि 5वें नंबर के स्तर से लेकर उससे ऊपर यानी सबसे ऊपर तक जितने भी अधिकारी होते हैं वो भी इसके अंडर में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी, ये सभी दोस्तों अलग अलग संस्थाएं हैं। आरबीआई, नाबार्ड जो है, उसके बाद सिडबी ग्रेड डी। तो इसमें जो ग्रेड डी से लेकर और इससे ऊपर के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सभी इसके अंडर में आते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में। यानी कि वो उन अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार से जुड़ा अगर मुद्दा आता है तो वहां पर वो जांच कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो अनुसूची क, ए, ख,
ख, बी, फिर ग, घ, सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि ABCD जितने भी दोस्तों ग्रेड लेवल के पद होते हैं, फिर उसके बाद सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक, कार्यपाल जो मंडल होते हैं, इसमें भी E7, E8 तथा इससे ऊपर के जितने भी अधिकारी होते हैं, तो वहां पर ये जांच कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे दोस्तों कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी A से लेकर जो हो नीचे तक जाता है अधिकारी, या फिर जो है 4th श्रेणी से लेकर जो है A श्रेणी तक के जो अधिकारी है वो सभी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों कि सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधक, मैनेजमेंट जो होते हैं, मैनेजर या फिर इसके ऊपर के अधिकारी जितने भी होते हैं, फिर इसके अलावा जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी, फिर समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय समय पर यथा संशोधित अनुसार केंद्र सरकार के प्रतिमान पर 8,700 रुपये प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो अधिकार क्षेत्र इस CVC को दिया गया है वो पूर्णतः निचले लेवल से लेकर ऊपर के अधिकारी तक पूर्णतः जो है कंट्रोल दिया गया है कि वह उस पर जांच कर सकता है। अगर उस पर किसी भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस पर जो है जांच करने के लिए यहाँ पर जो CVC को पावर दी गई है, यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि उसका कार्य क्या है और उसका अधिकार क्षेत्र कितना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।